गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था कोलिजन कंडक्टर। ठीक है, कोलिजन के अंदर हमने हेड और इलास्टिक कोलिजन की बात कर ली थी। और जो लास्ट वीडियो में हमारा जो लेक्चर था वो था हेड और इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना, हम हेड और इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट बात की थी इन लेब फ्रेम। ठीक है ना, इन इलास्टिक कोलिजन की हमने लेब फ्रेम के अंदर बात कर ली थी लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक ना, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर इन इलास्टिक कोलिजन क्या होगा। इन इलास्टिक कोलिजन में हम यहाँ पे करते क्या है कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। ठीक है, तो ये टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है ना, और ये संयुक्त कण बनाते हैं। और संयुक्त कण का जो वेलोसिटी v है वो हमने इन लेब फ्रेम में कैलकुलेट किया था। इसी के साथ लेब फ्रेम में हमने देखा था कि जो टक्कर से पहले की जो काइनेटिक एनर्जी है और जो टक्कर के बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है उनमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक ना, क्या डिफरेंस आता है। तो हमने वहाँ पे देखा था लेब फ्रेम के अंदर K1 तो हमने मानी थी हाफ m1 u1 स्क्वायर। ठीक ना, और वहाँ पे हमने U2 जो सेकंड पार्टिकल है उसको एक रेस्ट माना था सॉरी। ठीक ना, और एक पार्टिकल टक्कर करता हुआ आ रहा था। ठीक है ना, गति करता हुआ आ रहा था। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ m1 u1 स्क्वायर मानी थी, जिसको हमने K1 से रिप्रेजेंट किया था। ओके, और टक्कर के बाद जो पार्टिकल संयुक्त हो गया था टक्कर के बाद, उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी हमने मानी थी वो v थी। ठीक है, और जो टोटल मास हो गया वो m1 प्लस m2 हो गया। तो जो K2 हो गया वो कितना हो गया, हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। ओके, जहाँ पे v की जो वैल्यू है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे संवेग संरक्षण का नियम लगाकर कि v इक्वल टू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 वे u2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, जहाँ पे u2 की वैल्यू जो थी वो 0 है। तो जब v की वैल्यू हमने रखी तो k2 की वैल्यू है, k2 का मतलब टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा की वैल्यू है। और उन दोनों के अंदर हमने रिलेशन निकाला था k2 अपॉन k1 जो आया था लेस देन 1। दैट मीन्स इसका मतलब क्या था कि जो K2 है K1 से छोटा होता है, अर्थात इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा की हानि होती है। और ये जो गतिज ऊर्जा की हानि है वो साउंड में, रेडिएशन में, ठीक ना, हीट के अंदर ये चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब इसी की हम बात करेंगे आज इन इलास्टिक कोलिजन की इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर। ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम जो इन इलास्टिक कोलिजन है उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से देखते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट तो क्या है हमारा जो हेड और इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, सम्मुख या प्रत्यास्थ टक्कर, सम्मुख या प्रत्यास्थ टक्कर, सम्मुख या प्रत्यास्थ टक्कर। ओके, ये है। तो इसमें हमारा जो आज का है वो है सेकेंड पॉइंट इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ओके, निर्देश तंत्र में इसकी हम स्टडी करेंगे। तो इसके लिए देखो, ये एक पार्टिकल है,
m1 मास का है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी u1 वेक्टर है। ये दूसरा पार्टिकल है जो m2 मास का है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी u2 वेक्टर है, ठीक है। ये दोनों टक्कर करते हैं और टक्कर करने के बाद ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं और संयुक्त कण बनाते हैं m1 प्लस m2, ओके। और इसकी जो वेलोसिटी है वो टक्कर के बाद लेब फ्रेम के अंदर, किसमें, लेब फ्रेम में v होती है, ठीक है, और ये भी दोनों लेब फ्रेम में है u1 और u2। अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बात करने के लिए फर्स्ट हम जो ये दोनों पार्टिकल हैं, इन दोनों पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, तो देखो फर्स्ट तो ये जो दोनों पार्टिकल हैं, इन दोनों पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना, उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये जो दोनों पार्टिकल हैं, इन दोनों पार्टिकल्स को जो मिलाने वाली रेखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कहीं पे ये सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है ना। ये इस पार्टिकल के पास भी हो सकता है, इस पार्टिकल के पास भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड्स करेगा इनके मास के ऊपर कि मास किसका ज्यादा है या किसका कम है। तो पहले तो ये तो यहाँ पे दोनों कणों के निकाय का, दोनों कणों के निकाय का निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग, ठीक है ना, द्रव्यमान केंद्र का वेग, इसको हम VCM वेक्टर से लिखते हैं, ओके, VCM वेक्टर से लिखते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र के वेग को लिखने के लिए जो फॉर्मूला है वो है m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये है m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ये हम आसानी से निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पार्टिकल m1 व m2 का द्रव्यमान केंद्र के अंदर वेलोसिटी निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक केस की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए हम ये मानते हैं कि माना जो m2 पार्टिकल है, ठीक है ना, जो द्रव्यमान m2 है ये स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, अर्थात यहाँ पे जो u2 वेक्टर है ये 0 है, ठीक है ना। u2 वेक्टर जो सेकेंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, तो मतलब ये रेस्ट में है। तो अब यहाँ पे जो स्थिति हुई वो ये हुई कि सिर्फ m1 ये गति कर रहा है और m2 रेस्ट में है। m1 गति कर, ये है m2 और ये है m1, ये गति कर रहा है और ये रेस्ट में है, ठीक है। ये चीज हम कर रहे हैं लेब फ्रेम के अंदर, देख रहे हैं अभी इनको। अब हम इनको रिलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैसे रिलेट करेंगे, तो ये जो पूरा एक निकाय सिस्टम है आपका, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इन दोनों पार्टिकल्स को मिलाने वाली रेखा के बीच में होगा, ओके। तो उस सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो फ्रेम है, ठीक है ना, या उस सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष हम इन पार्टिकल्स को देखेंगे तो इनकी वेलोसिटी हमको डिफरेंट मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी कि वो वेलोसिटी इस तरीके से होगी कि इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इस पूरे निकाय का, दो पार्टिकल्स का निकाय है, इस पूरे निकाय का जो कुल संवेग होगा वो 0 होगा, जैसा कि हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पहले देख चुके हैं। u2 वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से VCM ये सेंटर ऑफ मास का वेग कितना होगा, ठीक है ना, द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र का वेग, ठीक है ना। इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन में ये VCM
वेक्टर इक्वल टू 0, तो यहाँ से u2 इक्वल टू 0, तो m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, जिससे 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 द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र की। ओके, तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कण m1 का वेग, ठीक है, तो ये कितना होगा देखिए। तो ये हम देखो, ये वैसे ऑलरेडी हम एडोन इलास्टिक कोलिजन के अंदर निकाल चुके हैं, फिर भी एक बार फिर बता देता हूँ। ये फ्रेम है आपकी, जैसे आप अपने आप को फ्रेम मान लो, ये अर्थ है, ठीक है, ये है सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है, और ये पार्टिकल है आपका m1, ठीक है ना, या m मास का पार्टिकल है, उसको फिर हम रिलेट कर देंगे m1 m2 m3 जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से इस पार्टिकल की इस लेयर फ्रेम के अंदर जो वेलोसिटी है वो u वेक्टर है, ओके, और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है इस लेयर फ्रेम के अंदर वो है vcm। तो इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर जो वेलोसिटी होगी इसको हम u प्राइम लिख रहे हैं, u प्राइम वेक्टर। तो u प्राइम वेक्टर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो जो u वेक्टर है, u वेक्टर क्या होगा, vcm वेक्टर प्लस u प्राइम वेक्टर, तो हमको u प्राइम वेक्टर चाहिए, तो u वेक्टर माइनस vcm वेक्टर, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम जो पार्टिकल m1 व m2 है उनकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर निकाल सकते हैं, ओके। तो इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो m1, तो जो मैं m1 की है ना, m1 है उसका वेलोसिटी क्या होगा, इसको हम u1 से रिप्रेजेंट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये u1 प्राइम इक्वल टू u1 वेक्टर माइनस vcm वेक्टर, ओके, जहाँ पे जो u1 वेक्टर है माइनस vcm की जो वैल्यू है ये है vcm की, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ओके। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा आप, तो क्या मिलेगा, ये m1 u1 वेक्टर माइनस ये m2 u1 वेक्टर, ठीक है ना, ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो गए, माइनस m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ से देखिए m1 u1 वेक्टर और ये माइनस m1 u1 वेक्टर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो जो वैल्यू आई वो कितनी आ रही है, u1 प्राइम वेक्टर इक्वल टू माइनस m2 u1 वेक्टर दिख रहा है इधर, ओके, और ये m1 प्लस m2, ठीक है ना, ये u1 प्राइम वेक्टर की वैल्यू आई माइनस m2 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। एक मिनट, इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई क्या, देखना इधर थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये माइनस का फर्क पड़ गया ना, ये प्लस में आएगा, वो क्यों आएगा, ये m1 प्लस m2 का हमने u1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा का पूरा इधर आएगा, तो ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा यहाँ पे, और सिर्फ ये सिर्फ एक टर्म है वो माइनस होगी, ठीक है ना, माइनस m1 और u1, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगी, तो ये प्लस होगा यहाँ पे, तो u1 प्राइम वेक्टर इक्वल टू m2 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये वैल्यू आई आपके पास u1 की, अर्थात सेंटर ऑफ मास फ्रेम में
जो m1 मास का कण है उसकी वेलोसिटी u1 वेक्टर u1 प्राइम वेक्टर ये है। ओके, इसी तरीके से हम जो रेस्ट पार्टिकल है, ठीक है ना, जो द्रव्यमान m2 वाले कण का वेग, ठीक है ना, किसमें द्रव सेंटर ऑफ मास प्लेन के अंदर, तो ये u2 प्राइम वेक्टर इक्वल टू, इसको यदि हम ऐसे लिखते हैं u2 वेक्टर माइनस vcm वेक्टर, वे u2 वेक्टर इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, 0 माइनस vcm वेक्टर, तो ओनली ये जो u2 प्राइम है, u2 प्राइम ये माइनस होगा, और जो वेलोसिटी है vcm सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है इसके इक्वल होगा, ठीक है ना, और ये वेलोसिटी कितनी है m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, तो u2 प्राइम मतलब जो सेकंड पार्टिकल है उस सेकंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ये प्राप्त हुई। यहाँ पे देखिए ये क्या है कि ये m2 पार्टिकल है और ये m1 पार्टिकल है। ओके, इनका जो सेंटर ऑफ मास है इनको मिलाने वाली रेखा के कहीं बीच में होगा, ठीक है ना, वो इसके पास भी हो सकता है, इसके पास भी हो सकता है और सेंटर में भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा इनके मास के ऊपर, ठीक है ना। तो देखिए ये पार्टिकल रेस्ट में है, ये गति करता हुआ आ रहा है, ये तो हम देख रहे हैं लैब फ्रेम के अंदर, ठीक है, लेकिन हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखें, ठीक है, तो अब हमको कैसा दिखाई देगा कि ये पार्टिकल भी गति कर रहा है और ये पार्टिकल भी गति कर रहा है। तो ये पार्टिकल जो m1 है वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो ये m2 है वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये माइनस का साइन बता रहा है कि ये एक दूसरे के अपोजिट गति कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो कुल संवेग है सिस्टम का वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी आ गई है। अब हम यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं, इसको हटा रहा हूँ। अच्छा है, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से क्या मिलेगा आपको, टक्कर के पहले, ठीक है, जो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद में कुल संवेग क्या होना चाहिए, संरक्षित, इसका मतलब ये इक्वल होगा, तो टक्कर के बाद का संवेग m1 m2, ठीक है, और देखो ये दो पार्टिकल हैं m1 m2, ठीक है, दोनों में टक्कर हुई सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, और टक्कर होने के बाद दोनों एक पार्टिकल बन गए मिलके, ठीक है, और इसका मान हो गया m1 प्लस m2, और अब हम ये मान रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर ये जो संयुक्त पार्टिकल है, ये जो संयुक्त कण है, ये संयुक्त कण की जो वेलोसिटी है वो v प्राइम है, ठीक है ना, संयुक्त कण की जो वेलोसिटी है वो v प्राइम है। ओके, तो ये जो m1 प्लस m2 v प्राइम ये टक्कर के बाद संवेग है, कुल संवेग है, तो ये टक्कर के बाद का कुल संवेग टक्कर के पहले के कुल संवेग के बराबर होना चाहिए, दैट मींस m1 u1 प्राइम वेक्टर प्लस m2 u2 प्राइम वेक्टर। ओके, तो यहाँ से हम v प्राइम वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए करो इसको वैल्यू कैसे करोगे, m1 u1 प्राइम, ये u1 प्राइम की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हो आप, तो ये मिलेगा आपको m2 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ओके, प्लस ये वैल्यू पुट हो गई u2 प्राइम की वैल्यू m2 और ये माइनस m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ये माइनस है, इसको सोल्व करो, ये m1 प्लस m2 और v
यहाँ से देखो ये हो गया m1 m2 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, और ये प्लस ये माइनस मिलके क्या हो गया माइनस, और ये हो गया m1 m2 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। देखो ये दोनों राशियाँ सेम है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी तो 0 हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ से m1 प्लस m2 v1 v प्राइम वेक्टर, तो m1 प्लस m2 v प्राइम वेक्टर इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से ध्यान से देखना कि m1 प्लस m2 ये द्रव्यमान है, ठीक है, और द्रव्यमान है तो द्रव्यमान कभी शून्य हो नहीं सकता, 0 हो नहीं सकते। डेट मीन्स m1 प्लस m2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, जो द्रव्यमान है तो द्रव्यमान शून्य थोड़ी हो सकता है, तो m1 प्लस m2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो शून्य होगा वो क्या होगा, ये वेलोसिटी जो है संयुक्त कण की, ठीक है ना, ये वेलोसिटी शून्य होगी। यहाँ पे लिख लेना ये जहाँ, ठीक है ना, ये इक्वेशन उतारने के बाद ये लिख लेना है v प्राइम वेक्टर के बाद में कि जहाँ v प्राइम वेक्टर पता तो रहना चाहिए ना कि v प्राइम वेक्टर है क्या, यहाँ v प्राइम वेक्टर संयुक्त कण का द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में वेग है, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी किसकी है, v प्राइम वेक्टर इक्वल टू 0, ये संयुक्त कण की वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर। तो यहाँ से देखिए v प्राइम वेक्टर इक्वल टू 0, ये क्या कहना चाहता है, ये समीकरण कहना क्या चाह रहा है कि टक्कर के बाद द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में संयुक्त कण का वेग, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात कर रहे हैं, में संयुक्त कण का वेग शून्य होता है, अर्थात टक्कर के बाद सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ठीक है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कण स्थिर हो जाता है, ठीक है ना, रेस्ट अवस्था में आ जाता है, ठीक है ना, स्थिर हो जाता है या रेस्ट अवस्था में आ जाता है, कण स्थिर हो जाता है, यहाँ पे है लिख जाता है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। लेकिन देखो ये तो हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम की, ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो रेस्ट में हो जाता है, लेकिन जो संयुक्त कण है वो लेब फ्रेम के अंदर जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है VCM, उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में गति करता रहता है। लेकिन संयुक्त कण प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, ठीक है ना, ये ऊपर लिख रहा हूँ मैं, संयुक्त कण प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में द्रव्यमान केंद्र के वेग VCM से गति करता रहता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपको।
एक बार फिर से देखना, ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बस जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि v प्राइम वेक्टर इक्वल टू 0, इसका ध्यान रखना। ये तो 0 होगा नहीं और ये 0 होगा, और इसका जो फिजिकल मीनिंग है, ठीक है ना, वो यही है कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के अंदर जो संयुक्त कण होता है वो रेस्ट अवस्था में होता है, ठीक है। और जो आपकी प्रयोगशाला निर्देश तंत्र है, अर्थात अर्थ के सापेक्ष या हमारे सापेक्ष, ठीक है ना, वो जो संयुक्त कण है ये टक्कर के बाद ये दो पार्टिकल हैं, ठीक है ना, ये दोनों पार्टिकल हैं, आए टकराए और दोनों से हो गए, सेम हो गए, और अब ये मूव तो करता ही रहेगा। तो हमारी जो फ्रेम है, लेव फ्रेम है, उसके अंदर ये VCM से गति करता रहेगा, ठीक है ना। इनका जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उससे ये गति करता रहेगा, ठीक है। ओके, चलो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।